डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आचार्य फिजिक्स में। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि कूलम्ब के नियम से हम दो स्थिर आवेशों, और वो आवेश कैसे होने चाहिए, बिंदुवत, तो दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल को समझा, और उससे हमें पता लगा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा लगने वाला बल आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा आवेशों के बीच लगने वाला बल माध्यम की विद्युतशीलता के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। और हमने जाना कि कोई भी आवेश जब वायु में रखे होते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल अधिकतम होता है, और यदि हम उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी दूसरे माध्यम में रख दें तो लगने वाला बल कम हो जाता है। तो इस तरह से हमने कूलम्ब लॉ को तो समझ लिया, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जो बल है वो एक सदिश राशि है, वेक्टर है, अतः इसकी दिशा भी होनी चाहिए। तो अब हम कूलम्ब लॉ का सदिश निरूपण सीखेंगे और जानेंगे कि आवेशों के बीच लगने वाले बल की दिशाएं क्या हैं, और उसी जो हमने पहले मान निकाला था कि दो आवेशों के बीच कितना बल लगता है, तो उसको किस तरह से हम वेक्टर बनाएंगे, किस तरह से उसको सदिश के रूप में लिखेंगे, ये भी हम आज सीखने जा रहे हैं। तो आइए, इससे पहले हम मेन टॉपिक अपना शुरू करें, पहले हम थोड़ा सदिशों के बारे में भी जान लें, क्योंकि सदिश का यहाँ पर प्रयोग होना है। 11वीं क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है 11वीं में कि जो हमारे निर्देशांक ज्यामिति में एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष होते हैं, तो एक्स अक्ष के अनुदिश हम एक एकांक लंब कोणीय सदिश लेते हैं, और जिसको हम आई कैप कहते हैं। वाई अक्ष के अनुदिश हम एक एकांक सदिश लेते हैं जिसको हम जे कैप कहते हैं, और जेड अक्ष के अनुदिश एक जो सदिश लेते हैं उसको के कैप कहते हैं। इन तीनों एकांक सदिशों के बीच जो है कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, इसीलिए हम इसको लंब कोणीय एकांक सदिश कहते हैं, आई जे के। अब हम यदि इन सदिशों को किसी संख्या के साथ मिलाकर के लिख दें, जैसे हमने लिखा 4i कैप, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सदिश राशि हो गई। इसका परिमाण जो इसका आंकिक मान 4 है और दिशा इसकी एक्स अक्ष के अनुदिश है। उसी तरह से मान लिया कोई सदिश हमने बी लिया और जिसका मान जो है 5j कैप है, तो इसका मतलब हुआ कि ये एक सदिश राशि है और जिसकी दिशा धनात्मक बाई की दिशा में है, और जिसका परिमाण जो है वो 5 है। और यदि हम यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब जो हमें सदिश मिलेगा उसकी दिशा बदल गई, मतलब अब दिशा क्या हो गई है, बाई अक्ष, वो भी ऋणात्मक, यानी ऋणात्मक बाई अक्ष की दिशा में ये सदिश लग रहा होगा। अब हमने आई जे के जो कि एकांक लंबकोणीय सदिश हैं, इनका सबका मान क्या है, आंकिक मान 1 है, और दिशा तो जैसा कि बताया कि एक्स अक्ष या वाई अक्ष या जेड अक्ष के अनुरूप है। अब हम किसी दिए गए सदिश वेक्टर का एकांक सदिश कैसे निकालते हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जिस तरह से हम संख्या 6 को 6 से भाग दें तो हमें 1 मिलता है, एक प्राप्त होता है, तो उसी तरह से यदि हम किसी सदिश का एकांक सदिश निकालना है तो क्या करेंगे, उस सदिश को उसके परिमाण से भाग दे देंगे, और जो हमें मिलेगा वो होगा उस सदिश का एकांक सदिश। जैसा कि हमने लिखा कि
ये ए का एकांक सदिश है, ए कैप है। और कैसे प्राप्त किया गया है? सदिश ए को जब उसके सदिश के परिमाण से भाग दे दिया गया है, तो यहां पर जो हमें आंकिक मान मिलेगा वो 1 मिलेगा, और जो दिशा होगी एकांक सदिश ए की वो इस सदिश ए की दिशा ही होगी। यानी जो दिशा सदिश ए की है वही दिशा एकांक सदिश ए की भी होगी। अब यदि हम कुछ लिख दें यहां पर, जैसे लिखा कि 7a कैप, तो 7a कैप क्या हुआ? एक सदिश राशि हुई जिसका की आंकिक मान परिमाण जो है वो 7 है, और दिशा जो है क्या है? दिशा इससे पता लग रही है, ए कैप लिखा हुआ है, और ए कैप की दिशा क्या है? सदिश ए की दिशा में। तो इस तरह से 7 संख्या जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान है, इसको हम सदिश के रूप में लिख दें। कैसे लिखें? यदि हम इसके साथ कोई भी एकांक सदिश जोड़ देते हैं तो इसका मान तो साथ ही रहेगा, लेकिन अब उसमें दिशा और आ जाएगी। तो जो हम एकांक सदिश इसके साथ जोड़ेंगे वो हम उसकी सहायता से हम दिशा पता कर लेंगे। इसका यहां पर प्रयोग होने वाला है। अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं और फिर हम कूलम लॉ पे आते हैं। देखिए, सदिशों को, वेक्टर्स को जोड़ने के लिए हम 2 नियम प्रयोग करते हैं। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम और सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। तो यहां पर हमने चित्र में 2 आवेश दिखाए हैं जो कि Q1 और Q2 है। इन आवेशों की सदिश स्थिति जो है इस मूल बिंदु के सापेक्ष दिखाई गई है। Q1 आवेश की सदिश स्थिति R1 सदिश R1 वेक्टर से दिखाया गया है, और Q2 आवेश की स्थिति जो है सदिश स्थिति हमने R2 वेक्टर से, R2 सदिश से दिखाया है। A से B के बीच की दूरी जो है, यानी आंकिक मान जो है दूरी का, वो है R मैंने लिया है। A से B की तरफ एक सदिश लग सकता है, उसको हम AB सदिश कहेंगे, और जो सदिश B से A की तरफ जा रहा होगा उसको BA सदिश कहेंगे। अब हम इस त्रिभुज के नियम से, सदिशों के योग के त्रिभुज के नियम से यदि हम यहां पर विभिन्न सदिशों को का योग करें तो देखिए क्या होता है। त्रिभुज हमने लिया है OBA। OBA में यदि हम सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लगाएं तो देखिए OB सदिश प्लस BA सदिश बराबर हो जाएगा OA सदिश के। हमने BA सदिश को लिखा है बिंदु B से A की ओर है, और जिसको हम R21 से 2 से 1 की तरफ R21 सदिश से प्रदर्शित कर रखा है। तो जब हमने OB प्लस BA बराबर है OA सदिशों के रूप में लिखा, वैल्यू रखी, देखिए R2 जो है वो OB है, BA जो है हमारा B से A वो है R21, तो R21 लिख दिया, और OA को लिखा R1। ये सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से ऐसा होता है। तो अब R21 को हमने निकाला, R21 बराबर हो जाएगा, इसको उधर भेज दिया, R1 माइनस R2 सदिशों के रूप में। R21 सदिश बराबर हो गया R1 सदिश माइनस R2 सदिश। इनका यदि परिमाण निकालें तो परिमाण निकालने के लिए हम वास्तव में परिमाण जो निकाला जाता है उसका तो अलग तरीका है। हम यहाँ पर चित्र में देखो, लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 2 समांतर रेखाएं खींच देते हैं परिमाण लिखने के लिए। तो हमने उन सदिशों के दोनों तरफ 2 लंबवत रेखाएं खींच दी हैं, समांतर रेखाएं जो है के बीच में उस सदिश को लिख दिया है। इसका मतलब ये इसका परिमाण है, यानी आंकिक मान है। तो आंकिक मान जो है R21 बराबर हो गया R1 माइनस R2 का आंकिक मान बराबर कितना है, B से A की दूरी R है। और ये हमने इसलिए निकाला है कि R21 की दिशा में एक बल लग रहा है जिसको मैंने F12 दिखाया है।
ये F12 है वो आवेश Q1 पर आवेश Q2 द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण बल है। यहां पर Q1 और Q2 दोनों जो है या तो धनात्मक ले सकते हैं या फिर ऋणात्मक ले सकते हैं, क्योंकि हमने यहां पर वो केस लिया है कि दोनों आवेशों की प्रकृति समान है। तो Q1 पर लगने वाले बल की दिशा जो है Q2 आवेश से Q1 की तरफ है और उससे संबंधित वेक्टर जो है, सदिश जो है वो R21 है। तो R21 का सदिश मान एक तो ये है और उसका परिमाण, उसका आंकिक मान इस तरह से दिखाया गया है। उसी तरह से हमने आवेश Q2 पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल जो कि F21 है उसको यहां चित्र में दिखाया गया है। F21 की दिशा जो है आवेश Q1 से Q2 की तरफ है, अर्थात A से B की तरफ है। AB सदिश की दिशा में F21 लग रहा है क्योंकि ये भी प्रतिकर्षण बल है। आवेश Q2 जो है Q1 की वजह से दूर भागेगा, प्रतिकर्षित होगा, तो उसकी दिशा जो है A से B की तरफ है। अब हमने त्रिभुज, देखिए AB को हमने लिख दिया है बिंदु A से B की ओर, और इसके लिए हमने R12 सदिश प्रयोग किया है। त्रिभुज OAB में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम लगाएं तो OA प्लस सदिश AB सदिश बराबर हो जाएगा OB सदिश के। तो इस तरह से हमने OA का मान वेक्टर R1 लिखा और AB को लिखा वेक्टर R12 और OB को लिखा R2। अब हमने सदिश R12 वेक्टर R12 का मान निकाला तो उसको उधर भेज दिया तो R2 माइनस R1 सदिश के रूप में हो गया। अब इसका हम परिमाण निकालें, आंकिक मान निकालें, तो R12 सदिश के दोनों तरफ हमने लंब रेखाएं खींच दी हैं। इन समांतर रेखाओं के बीच में R12 को लिखा तो ये आंकिक मान प्रदर्शित करने लगा। उसी तरह से इसको भी हमने R2 माइनस R1 को भी समांतर रेखाओं के बीच में लिख दिया तो वो आंकिक मान प्रदर्शित करेगा और A से B तक की दूरी R है। तो मुझे लगता है कि अब आपके ये बात समझ में आ गई होगी। और यहां पर हमने जो है दोनों आवेश जो लिए हैं उनकी प्रकृति समान है, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं और निकालते हैं कि आवेश Q1 पर लगने वाला बल, आवेश Q1 पर लगने वाला बल चित्र में देखो दिखाया गया है। ये F12 है, यानी Q1 जो है दूर भाग रहा है Q2 से। तो यह पहले हम क्या लिखेंगे, इसका केवल परिमाण लिखते हैं, है ना, जो कि हम पढ़ चुके हैं। F12 तो लिख देते हैं, तीर का निशान नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाता है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी K का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन 0 है। और ये एप्सिलॉन 0 जो है प्रदर्शित करता है कि ये आवेश वायु में रखे हैं, यानी वायु की ये निरपेक्ष विद्युतशीलता है। ठीक है, तो अब जो है हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं Q1 Q2 बटे R²। Q1 Q2 के बीच की दूरी R। जैसा कि अभी हमने समझाया था कि किसी भी राशि को हम सदिश राशि कैसे बना सकते हैं, उसका तरीका था उस राशि के साथ में जिस दिशा को व्यक्त करना है उस दिशा से संबंधित एकांक सदिश को लिख दिया जाए। तो अब जो ये बल है F12, इसको तो हमने बस तीर बना दिया इसके ऊपर, ये तो सदिश हो गया। अब इसको सदिश बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस दिशा में ये F12 फोर्स लग रहा है उस दिशा से संबंधित एकांक सदिश पता करें। और उस दिशा से संबंधित एकांक सदिश को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस दिशा में लगने वाले सदिश को लिखें। B से A की तरफ लगने वाला सदिश जो है वो R21 है ना, R21 है। इसको इसके परिमाण से भाग दे दें तो हमें R21 का एकांक सदिश
यानी R21 कैप पता लग जाएगा। तो R21 कैप क्या है? एक एकांक सदिश है जो कि बल F12 की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो देखिए बाईं तरफ हमने तीर का निशान बना दिया F12 के ऊपर, तो ये सदिश हो गया। इसको सदिश बना दीजिए Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और यहाँ पर इसका एकांक सदिश, जिस दिशा में ये बल लग रहा है उसका एकांक सदिश लिख दिया। तो अब जो है ये हमारा Q1 पर लगने वाला बल दिखाया गया है, दिशा सहित दिखाया गया है। और लेकिन हमें यहां पर ये लिखना पड़ेगा कि R21 क्या है। यहां R21 कैप एक एकांक सदिश है जो बल, जो आवेश Q1 पर लगने वाले बल F12 की दिशा प्रदर्शित करता है, और इसकी दिशा आवेश Q2 से आवेश Q1 की ओर है। या आप यहां पर लिख सकते हैं कि इसकी दिशा B से A की ओर है, बिंदु B से बिंदु A की ओर है। तो यदि हमने ये एक्सप्रेशन लिखा, ये फार्मूला लिखा और उसके साथ में ये नोट कर दिया, ये बता दिया, तो समझो हमने कूलम्ब लॉ को जो है लॉ से आवेश Q1 पर लगने वाले बल को दिशा सहित प्रदर्शित कर दिया है। तो मतलब ये हमारा फार्मूला आ गया है। अब हम इसको दूसरे तरह से अन्य जो है पदों में भी लिख सकते हैं, वो भी देख लीजिए। अब हम एक बार F21 का मान रखेंगे, R21 कैप का मान रखेंगे, और R21 देखिए इसको हम यदि और आगे बढ़ा दें तो ये हो जाता है R21 बटे इसका मैग्नीट्यूड, मतलब इसका आंकिक मान। देखिए आंकिक मान R21 का क्या है? R है, तो हम इसके नीचे R भी लिख सकते हैं। R21 भाई नीचे क्या है? नीचे तो आंकिक मान ही तो लिखा हुआ है R21 का। 2 से 1 की तरफ यानी BA सदिश को हमने R21 से प्रदर्शित किया है, और इसका परिमाण, इसका आंकिक मान क्या है? R है। तो R21 का ये परिमाण ही तो लिखा हुआ है, तो यहां पर हमने R लिख दिया। तो R21 कैप की जगह पर हम R21 सदिश बटे R लिख सकते हैं। तो यह F12 बराबर हो जाएगा कि Q1 Q2 बटे R स्क्वायर इंटू R21 2 से 1 की तरफ, और बटे क्या हो जाएगा? R। तो इस तरह से देखिए एक अलग से थोड़ा फार्मूला आ गया है कि Q1 Q2 बटे नीचे क्या आ गया? R क्यूब आ गया है, और यहां पर सदिश R21 लिखा गया है। ये भी Q1 आवेश Q1 पर लगने वाले बल को दिशा सहित प्रदर्शित कर रहा है, ये फार्मूला भी। तो ये फार्मूला हमारा ये हो गया, एक ये हो गया। हम एक और लिख सकते हैं, वो क्या है? R21 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? R21 सदिश की जगह पर लिख सकते हैं R1 सदिश माइनस R2 सदिश, है ना। और हमें मालूम है कि जो मैग्नीट्यूड है इसका, मतलब परिमाण जो है R21 वो R है, मतलब R की जगह जो है क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। R की जगह क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड परिमाण R1 सदिश माइनस R2 सदिश। तो R21 सदिश की जगह ये लिखेंगे, और जो इसके हर में R क्यूब लिखा है, मतलब R की जगह पर लिखेंगे परिमाण R1 माइनस R2। तो एक हमें तीसरा फार्मूला मिल जाएगा। और इस तरह से हमने पूरी तौर से सभी तरह से
Q1 पर लगने वाले बल को दिशा सहित प्रदर्शित कर दिया है। देखिए तीसरा फार्मूला एक निकल के आता है, F12 बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R की जगह पर R क्यूब है ना, क्यूब तो बना रहेगा, और R की जगह पर हम ये लिखने जा रहे हैं, ये R1 माइनस R2 ये क्यूब इंटू इसकी जगह पर R21 का मान जो है ये सदिश है, तो R21 सदिश का मान है R1 माइनस R2 लीजिए। ये एक तीसरा फार्मूला आ गया, मतलब अलग अलग ढंग से लिखा हुआ फार्मूला तो वही है, बस लिखने का ढंग है अलग। यहाँ पर केवल हमने एकांक सदिश के रूप में लिखा है, तो ये F12 की दिशा प्रदर्शित कर रहा है और हमने लिख दिया कि ये एकांक सदिश R21 क्या है। अब हमने इसको बदल दिया इस सूत्र के अनुसार, है ना। R21 एकांक सदिश कैसे प्राप्त किया गया था वो हमने लिख दिया, और उसका जब मान रखा तो हमें एक नया फार्मूला जिसमें कि इसके हर में R की घात 3 आने लगा। अच्छा, अब उसके बाद हमने एक बार फिर बदल दिया तो एक नया फार्मूला हो गया। R21 जो सदिश था उसका मान ऊपर लिखा और नीचे उसका जो है R21 का परिमाण का मान लिख दिया। तो अब हम आवेश Q2 पर लगने वाले बल को दिशा सहित इसी प्रकार प्रदर्शित करेंगे। देखिए समझिए, आवेश Q2 पर लगने वाला बल ये है F21। इसका पहले हम साधारण रूप में बिना सदिश से बनाए लिख देते हैं कि Q1 Q2 बटे R², यानी जो बल लग रहा है Q1 Q2 के बीच में वो तो कूलम्ब के नियम से बराबर ही लग रहा है, एक दूसरे को समान बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ये हो गया। अब हमें हमारा क्या है चैलेंज हमारे पास कि इनको सदिश बनाना, जैसे कि अभी पिछले उसमें मैंने किया था। तो जिस दिशा में ये बल लग रहा है F21, इसकी दिशा जो है वो A से B की ओर है, और A से AB सदिश की दिशा में F21 लग रहा है। तो AB सदिश का मतलब बिंदु A से B की ओर, और उसको हमने सदिश R12 से प्रदर्शित किया है। अब इसी R12 सदिश का एकांक सदिश इसके साथ जोड़ दें तो ये दाहिने तरफ जो लिखा हुआ है मान वो सदिश में बदल जाएगा, इस सदिश का इस सदिश का। तो R12 कैप एकांक सदिश बराबर हो जाएगा सदिश R12 बटे R12 सदिश का परिमाण। तो इसको हम लिख सकेंगे R12 सदिश बटे R लिख देंगे, क्योंकि R12 सदिश का परिमाण तो R ही है। तो पहले तो हम इसको ये चीज लिखेंगे, केवल एकांक सदिश इसके साथ जोड़ेंगे। तो ये संख्या जो लिखी हुई बल का मान जो लिखा हुआ है ये क्या होगा, सदिश बन जाएगा R12 कैप। और यहाँ हमें बताना पड़ेगा, यहाँ R12 कैप एकांक सदिश है, एकांक सदिश है जो आवेश Q2 पर लगने वाले बल F21 की दिशा प्रदर्शित करता है और यह दिशा आवेश Q1 से Q2 की ओर है, या कहें बिंदु A से B की ओर है। तो ये जो है दिशा प्रदर्शित कर रहा है, इसका मान तो एक होगा क्योंकि एकांक सदिश है, तो इसका जो मान होगा आंकिक मान तो एक होगा, बस दिशा प्रदर्शित करने के लिए इसको अटैच किया गया है। और दिशा कौन सी दिशा में जो है ये
लग रहा है, मतलब किस दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, वो हमने यहाँ पर बता दिया है कि ये दिशा जो है आवेश Q1 से Q2 की ओर है। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला एक आ जाता है, मतलब आवेश Q2 पर लगने वाले बल को दिशा सहित हमने प्रदर्शित कर दिया। अब यदि हम इसकी जगह पर कुछ दूसरा मान लिख दे, मतलब ये वाला लिख दे, तो एक नया फार्मूला बन जाता है। F21 सदिश बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर इंटू, इसकी जगह पर हम लिखेंगे R12 सदिश बटे R। तो R की गुणा हो जाएगी, R क्यूब हो जाएगा, जैसे कि पहले भी हुआ था। तो K Q1 Q2 बटे R क्यूब इंटू R12 सदिश। तो देखिए ये आवेश Q2 पर लगने वाले बल का सदिश निरूपण हो गया। ठीक है, अब तीसरा एक और फार्मूला लिख दें, जैसा कि पहले भी लिखा था। अब जो है तीसरा एक और फार्मूला लिख देते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, R12 सदिश है, R12 का सदिश का फार्मूला एक ये लिखा हुआ है, और नीचे क्या है, अच्छा नीचे R क्यूब, एक R क्यूब आ रहा है, R2 लिख दिया था, R स्क्वायर इंटू R क्यूब आएगा। तो अब इसकी जगह पर, R की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, R की जगह पर लिख सकते हैं R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। तो R12 की जगह पर हम ये लिखेंगे R2 माइनस R1, और जो नीचे R क्यूब लिखा है इसमें R की जगह पर लिख देंगे R2 माइनस R1 का परिमाण है। तो यह Q1 बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R क्यूब की जगह लिखने जा रहे हैं हम R2 माइनस R1, ये मैग्नीट्यूड है, मतलब आंकिक मान है, का 3 गुणा R12 एक सदस्य है, उसका मान लिखा गया है R2 माइनस R1। ये हमारा तीसरा फार्मूला हो जाता है। फार्मूले हमने कहा एक ही हैं, बस उनको अलग अलग ढंग से वेक्टर के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो इस तरह से हमने 3 अलग अलग फार्मूलों से, देखने में वो अलग लग रहे हैं, आंकिक मान तो सभी का बराबर है, लेकिन उनको अलग अलग ढंग से लिखा गया है आवेश Q2 पर लगने वाले बल को। ठीक है, दिशा सहित लिखा गया है। अब हमने ये सदिश रूप से कूलम्ब के नियम को प्रदर्शित कर दिया। तो इससे हमें 2 बातें पता लगी खास, क्या, वो हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। यानी जो हमने कूलम्ब के नियम का सदिश निरूपण किया, तो इससे क्या अलग से हमें पता लगा। जो बात हमें वहां पर साधारण रूप से कूलम्ब के नियम से नहीं पता लग रही थी, यहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा ये बात पता लग रही है कि देखिए बल जो लग रहे हैं वो एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं। तो एक्स्ट्रा जानकारी हमें मिल रही है, अतिरिक्त जानकारी किसकी, कहां से, कूलम्ब नियम के सदिश निरूपण से अतिरिक्त जानकारी क्या मिली कि नंबर 1 है F12 जो है बराबर है और विपरीत है। विपरीत के लिए हमने माइनस चिन्ह लगा दिया है, यानी F12 और F21 एक दूसरे का परिमाण, अंकित मान तो बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है। देखिए F12 B से A की ओर लग रहा है और Q2 पर जो बल लग रहा है वो A से B की तरफ लग रहा है। Q1 पर लग रहा है बल, वो B से A की तरफ लग रहा है, और Q2 पर जो बल लग रहा है वो A से B की ओर लग रहा है। दूसरा क्या है कि ये जो बल लग रहे हैं वो इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश हैं। तो लगने वाले बल जो हैं, लगने वाले बल दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है। इसका मतलब वो केंद्रीय बल है।
तो ये केंद्रीय बल हैं, यानी केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लग रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई इधर तिरछा जा रहा है या नीचे को जा रहा है ना। आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के ही अनुदिश बल लग रहे हैं। तो दो ये मेन हमें एक्स्ट्रा जो है अतिरिक्त जानकारी कूलम्ब लॉ से के जो है सदिश निरूपण से पता लगती है। अच्छा, यदि हम क्या करें कि दोनों आवेशों की प्रकृति को जो है विपरीत ले लें, तो उसको हम डिटेल में तो डिस्कस नहीं करेंगे, चित्र से हम बता देंगे। देखिए, यदि Q1 और Q2 की प्रकृति जो है विपरीत है, मतलब एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है, यानी Q1 गुणा Q2 जो है वो क्या आएगा, गुणनफल ऋणात्मक आएगा, यानी लेस देन 0 हो जाए। दोनों की प्रकृति जो है एक दूसरे की विपरीत है। आवेशों की प्रकृति कैसी है, विपरीत है। तो क्या होगा, आकर्षण होगा। आकर्षण मतलब Q1 Q2 की तरफ आकर्षित होगा, Q2 Q1 की तरफ आकर्षित होगा। मतलब इस पर जो बल लगेगा F12 उसकी दिशा ये होगी A से B की तरफ, और Q2 पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में होगा B से A की तरफ, F21। तो अब भी जो है इस स्थिति में भी जो बल लग रहे हैं F12 और F21 वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं। F12 यानी Q1 पर जो बल लग रहा है वो A से B की तरफ लग रहा है, और Q2 पर जो बल लग रहा है वो B से A की तरफ लग रहा है। और ये बल जो है आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लग रहे हैं। इनके भी एक्सप्रेशन लिखे जा सकते हैं, थोड़ा सा हम जो है परिवर्तन करना पड़ेगा दिशा के अनुसार, है ना। चलिए अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और हम अपना अगला टॉपिक लेते हैं, और वो टॉपिक जो है कूलम्ब लॉ से ही निकल के आता है। कूलम्ब लॉ से हम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात करते हैं। यहां पर आवेशों की संख्या केवल 2 है। अब बहुत सारे आवेश रखे हों और किसी दिए हुए आवेश पर हमें परिणामी बल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो बहुल आवेशों पर बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल या विद्युत बल, है ना, और ये निकालते हैं हम अध्यारोपण सिद्धांत से। अध्यारोपण सिद्धांत, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, और ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहां पर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण सिद्धांत निकालेंगे, लगाएंगे। तो इसको समझते हैं। तो मान लिया कोई सिस्टम है और उसमें बहुत सारे आवेश हैं, और किसी दिए गए आवेश पर हमें परिणामी बल निकालना है। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी स्थिर आवेश पर लगने वाला परिणामी बल निकाय के प्रत्येक आवेश द्वारा दिए गए आवेश पर लगाए गए बलों
किसी स्थिर आवेश पर लगने वाला परिणामी बल निकाय के प्रत्येक आवेश द्वारा दिए गए आवेश पर लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी परिणामी बल कितना होता है, कैसे पता करते हैं? उसके लिए तरीका है कि जो विभिन्न सिस्टम के निकाय के जो अन्य आवेश हैं वो उस दिए गए आवेश पर जो बल लगाएंगे उन बलों को हम सदिश रूप से जोड़ लें, और जितना हमें मान प्राप्त होगा वो जो है उस दिए गए आवेश पर लगने वाला कुल बल होगा। तो साधारण रूप से हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि मान लिया ये Q1 आवेश है और सिस्टम में निकाय में अन्य आवेश मान लिया N आवेश हैं। एक तो Q2 है R1 दूरी पर, एक दूसरा आवेश मान लिया Q3 है। इस तरह से बहुत सारे आवेश हैं। एक Qn आवेश है, ये R2 दूरी पर है, Rn दूरी पर है। तो मान लिया ये जो आवेश है Q2 वो Q1 पर इस तरह बल लगा रहा है, इसको हम लिख रहे हैं F12। Q3 जो है मान लिया इस दिशा में बल लगा रहा है F13, और इस तरह से Qn जो है वो इस दिशा में बल लगा रहा है F1n। तो इस अध्यारोपण सिद्धांत से परिणामी बल जो है बल और किस पर Q1 आवेश Q1 पर F1 का मान हो जाएगा F12 प्लस F13 प्लस डैश 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 प्लस F1n। यानी सभी बलों को सदिश रूप से जोड़ दें तो हमें Q1 पर लगने वाले बल का परिणामी बल पता लग जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सारे बलों को सदिश रूप से जोड़ना पड़ेगा यदि हमें आवेश Q1 पर लगने वाला कुल बल निकालना है, परिणामी बल निकालना है। अब ये कहने को तो बहुत आसान दिख रहा है ना? आसान भी है, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें उसका तरीका तो मालूम होना चाहिए। ऐसे लिख देने से देखिए, ये लिखने का आने वाला एग्जाम में बहुत कम चांसेस है कि ये अध्यारोपण सिद्धांत लिखने को आने। इस पर आपको अंकित प्रश्न न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगानी आनी चाहिए। तो उसके लिए हम ये क्वेश्चन यहाँ पर पहले डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम किसी दिए गए आवेश पर परिणामी बल निकालते हैं और उस बल की दिशा भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर भी हम उसके लिए जो है कौन सा नियम लगाएंगे? भाई सदिशों के योग का त्रिभुज नियम या समांतर चतुर्भुज नियम की सहायता से हम इन्हीं दो बलों का परिणामी बल निकाल सकते हैं। तो वही लगाएंगे। देखिए प्रश्न है हमारा, तीन आवेश हैं जो कि किसी समान जो है समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे गए हैं। यहां पर देखिए एक बिंदु ए पर आवेश रखा है प्लस क्यू, ठीक है ना? ये प्लस क्यू आवेश रखा है। यहां पर बिंदु बी पर एक आवेश रखा है प्लस 2q। बिंदु सी पर जो आवेश रखा है वो है -3q। हमें निकालना है आवेश q पर लगने वाला आवेश q पर लगने वाला परिणामी बल तथा इसकी दिशा, परिणामी बल की दिशा ज्ञात करनी है। भाई इससे संबंधित सूत्र तो क्लास 11th में पढ़ाए गए हैं, डायरेक्ट हम वही प्रयोग करने जा रहे हैं। तो पहले तो हम देख लें कि बल लग किस दिशा में रहे और उन बलों के बीच कोण क्या है। तो देखिए इस आवेश और इस आवेश के बीच में प्रतिकर्षण होगा। देखिए हमें यहां पर यह देखना है कि जिस आवेश पर बल ज्ञात करना है उसको ध्यान से देखें और वो जो है आवेश दूसरे आवेशों की तरफ जा रहा है बल के कारण या उससे दूर भाग रहा है, केवल उसको हम ध्यान में रखें। इसका जो मतलब मूवमेंट या कहें कि ये किस तरफ जाएगा, दूसरे आवेशों
द्वारा लगाए गए बल के कारण। अब देखिए यहाँ प्रतिकर्षण लग रहा है तो ये दूर ही भागेगा ना, देखिए ये इस दिशा में जाएगा, ये बल हो जाएगा, इसको हम F1 लिख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो इसका मतलब ये Q1 जो है वो इसकी तरफ -3Q की तरफ आकर्षित होगा, और तो इसका जो है मूवमेंट जो है गति जो होगी वो ए से बी की सी की तरफ होगी, तो ये F2 हमने लिख दिया। क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का होता है, तो इन F1 और F2 बलों के बीच जो कोण थीटा बन रहा है वो 120 डिग्री का है। समबाहु त्रिभुज की भुजा मान लिया ए है। तो अब हम पहले F1 निकालें। F1 बराबर हो जाएगा के Q गुणा 2Q बटे ए स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 2KQ स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वर्ग। F2 निकालिए, चिन्ह हमें नहीं लगाना है प्लस माइनस, क्योंकि हमने उसी के अकॉर्डिंग प्लस माइनस के अकॉर्डिंग हमने F1 और F2 को चित्र में दिखाया है। तो KQ और ये हो जाएगा 3Q बटे ए स्क्वायर, ये हो गया आपका 3KQ स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच का कोण हमें मालूम है 120 डिग्री है, तो परिणामी बल जो है का सूत्र होता है यह बराबर होता है √F1 का वर्ग प्लस F2 का वर्ग प्लस 2F1 F2 cos, और यहाँ पर कितने डिग्री का कोण है cos थीटा, मतलब cos 120 डिग्री। वैल्यू रखो भाई अब F1 इसका वर्ग 4K स्क्वायर Q स्क्वायर, Q की घात 4 हो जाएगी अब बटे ए की घात 4 प्लस इसका वर्ग ये हो जाएगा 9K स्क्वायर Q की घात 4 बटे ए की घात 4 प्लस 2 गुणा F1 2KQ स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, F2 3KQ स्क्वायर बटे ए स्क्वायर गुणा इसका मान cos 120 डिग्री का मान होता है -1/2। तो इस तरह से हमने देखा ये 2 और 2 कैंसिल कर सकते हैं, इस माइनस की वजह से ये वाला टर्म जो है वो माइनस का हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 4K स्क्वायर Q की घात 4 बटे ए स्क्वायर। वैसे इन दोनों को हम जोड़ दें, वही लिख देते हैं, जोड़ के लिख देते हैं 9 और 4, क्योंकि इनका हर जो है बराबर है, लघुत्तम इसका ए की घात 4 ही हो जाएगा, तो 9 4 13 हो जाएगा 13K स्क्वायर Q की घात 4 बटे ए की घात 4। इन दोनों को हमने जोड़ दिया है। यहाँ पर माइनस वाला जो टर्म आएगा 3 दूनी 6, तो 6K स्क्वायर Q की घात 4 यहाँ भी आ जाएगी ए की घात 4। अब इसमें से ये घट जाएगा तो हमें मिलेगा 13 में से 7 बचेगा 7A की स्क्वायर Q की घात 4 बटे ए की घात 4। तो परिणामी बल का मान आ गया है, यह बराबर आ गया है। देखिए ये इनको हम बाहर निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकालें, K स्क्वायर का K हो जाएगा, K की घात 4 का Q की घात 4 का Q स्क्वायर हो जाएगा, और A की घात 4 का भी A स्क्वायर। इनका सबका वर्गमूल इतना आ गया, लेकिन 7 का तो वर्गमूल हम ऐसे नहीं निकाल सकते, तो ये √7। तो परिणामी बल का मान KQ स्क्वायर बटे ए स्क्वायर √7 हो गया, और ये परिणामी बल मान लिया कहीं इस दिशा में लग रहा है। इसका मान तो हमें पता लगा लिया, अब इसकी दिशा निकालना है। तो दिशा हम निकाल रहे हैं यहाँ पर अल्फा कोण पर, ये AC दिशा से मतलब जो बल हमारा F2 लग रहा है, F2 से अल्फा कोण पर ये परिणामी बल लग रहा है। तो इसके लिए भी हम लोगों ने 11th में एक फार्मूला पढ़ा था, दिशा, परिणामी बल की दिशा। तो परिणामी बल की दिशा जो है, दिशा कैसे निकालेंगे, देखिए tan अल्फा लिखेंगे, और इसके लिए फार्मूला होता है कि जो परिणामी बल जो है जिस बल के साथ, जिस वेक्टर के साथ कोण बना रहा होता है, उसके अलावा दूसरा वाला वेक्टर हम ऊपर लिखते हैं। तो हमने F1 लिखा साइन थीटा बटे, अब क्या लिखेंगे F2 लिखेंगे प्लस F1 cos थीटा लिखेंगे। अब इनके मान रख देंगे सभी के। थीटा क्या है, दो बलों के बीच का कोण जो कि 120 डिग्री है हमारा,
देखिए मान रखा हमने, F1 का मान रखिए। F1 का मान अभी जो निकाला था हमने वही रखेंगे, वो आया था 2k² बटे a², ठीक है। और साइन रहेगा 120 डिग्री बटे F2 का मान जो है हमारा वो आया था 3k² बटे a², है ना, स्क्वायर का मतलब वर्ग, हाँ, 3k² बटे a², और प्लस फिर से 2k² बटे a² कॉस 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री का मान आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो हम साइन a प्लस b से निकाल सकते हैं, यानी साइन 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो इस तरह से हम साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री, यानी 2 साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। वैसे साइन जो है 120 डिग्री का मान होता है √3/2, और कॉस 120 डिग्री का मान होता है -1/2। ये मान हम रख देते हैं। तो हमारा tan अल्फा का मान आएगा, देखिए 2k² बटे a² गुणा √3/2, ये 2 कट जाएगा, ठीक है, बटे ये हो जाएगा आपका 3k² a², और ये माइनस का आ जाएगा। देखिए चलो मान रख देते हैं, पहले माइनस साइन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसका मान जो है -1/2 है बाद में, 2k² बटे a² गुणा -1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए k² बटे a² √3 बटे ये हो जाएगा 3k² बटे a² माइनस k² बटे a², माइनस चिन्ह के साथ ही आ गया है। तो देखिए इसका नीचे हल करना है हमें, तो a² और उत्तम तो a² ही होगा, तो इसमें से इसको सीधे घटा लेते हैं, तो ये आ जाएगा k² बटे a² √3, और नीचे आएगा आपका 3 में से 1 2 बचेगा यहाँ पर 2k² बटे a²। तो इसको तो हम ठीक वैसे ही लिख लेते हैं, k² √3 बटे a², और ये ऊपर उलट करके आ जाएगा, a² ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 2k², है ना। तो k² कट गया, a² कट गया, बच गया √3/2। तो ये tan अल्फा का मान आया √3/2। तो अल्फा यानी कोण जो है अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, इसको ऐसे लिख लेते हैं √3/2। तो इस तरह से हमने F2 के सापेक्ष बल, F2 के सापेक्ष परिणामी बल की दिशा निकाल दी है। बहुत आसान है। एक हम और थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, और वो आप लोग अपने आप करके देखिए कि किस तरह से हम विभिन्न आवेशों की वजह से दिए गए आवेश पर लगने वाला कुल बल निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम हम बता रहे हैं यहाँ पर। अब की बार हमें केवल परिणामी बल निकालना है, दिशा तो हमें पता लग रही है। देखिए अब की हमने एक वर्ग लिया है ना, ABCD एक वर्ग है, और वर्ग के शीर्षों पर समान आवेश Q रखे गए हैं। Q। अब हमसे कहा जाए कि बिंदु D पर रखे हुए आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो। हाँ, बिंदु आवेश D यानी आवेश Q पर लगने वाला बल जो कि बिंदु D पर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो है समान प्रकृति के आवेश हैं, तो सभी के बीच प्रतिकर्षण ही लगेगा। तो ये वाला आवेश इस पर ध्यान देना है जिस पर बल निकालना है, तो ये प्रतिकर्षित होगा। तो यह A मान लिया इधर लग रहा है, ये आवेश भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये C बल हो जाएगा। दोनों बलों FA और FC इसकी भुजा A है, ठीक है ना।
एफ ए और एफ सी का मान 1 होगा, बराबर होगा, एक जैसा ही होगा, संख्यात्मक मान बराबर होगा। अब ये वाला आवेश भी इस पे प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो हम करेंगे क्या, पहले एफ ए और एफ सी का परिणामी बल निकाल लें। मान लिया ये परिणामी बल हो गया, ये क्या हो गया, एफ ए सी का, ए और सी का परिणामी बल हो गया। अच्छा, अब ये वाला आवेश जो बी बिंदु पर रखा है वो भी इस पे प्रतिकर्षण बल लगाएगा। और अब ये जरूर इसका जो बी डी डिस्टेंस है वो a√2 हो जाएगी। तो ये वाला बल लगाएगा, ये वाला आवेश बल लगाएगा डी पर, उसकी दिशा भी यही होगी, ये हो जाएगा एफ बी। तो एफ ए सी का मान निकालना पड़ेगा हमें। इन दोनों एफ ए और एफ सी का परिणामी बल क्या है, एफ ए सी है, उसको निकालिए और एफ बी का मान निकाल दीजिए। और क्योंकि दोनों की दिशाएं एक हैं तो जोड़ देंगे हम, एफ बी और एफ ए सी को जोड़ करके हम बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला परिणामी बल निकाल सकते हैं। और एफ बी का मान जो हो जाएगा, एफ बी यानी बी पर रखे हुए आवेश के कारण डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल के क्यू इंटू क्यू बटे ये इसका वर्ग, a√2 का वर्ग हो जाएगा। तो a² इंटू 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से आसानी से हम जो है बिंदु डी पर रखे हुए आवेश पर लगने वाला परिणामी बल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर कि किस तरह से हम अध्यारोपण सिद्धांत लगा करके किसी दिए गए आवेश पर हम परिणामी बल ज्ञात करते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे प्रश्न हम आगे हल करेंगे। आप लोग अपने दोस्तों को बताइए कि मेरे वीडियोस को फॉलो करें, शेयर करें और समझने की कोशिश करें। एक ही वीडियो नहीं देखना, लगातार देखिए और उससे आपको बहुत ही लाभ होगा। कहीं भी ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप यूपी बोर्ड में विशेष करके बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, ये मेरी गारंटी है।